हेलो एवरीवन। अभी 2-3 दिन पहले मेरे पास फिर से कुछ बच्चों की क्वेरीज आई, मैसेजेस आए और उनका यही कंसर्न रहा कि सर बहुत सारी क्लासेस हैं जो कि स्पोकन इंग्लिश प्रोवाइड कराती हैं और इसी तरह से जूम पर ऑनलाइन क्लासेस रहती हैं, तो मेरी क्लास में और उनकी क्लास में डिफरेंस क्या रहेगा। ठीक है, तो देखो डिफरेंसेस सबसे पहला कि मैं कोशिश करता हूँ कि एक रीज़नेबल अमाउंट में मैं क्लास प्रोवाइड करा सकूँ कंपैरेटिवली। अगर आप सर्च कर रहे हो, अगर आप इधर उधर पता कर रहे हो तो आपको एक फ़ीस का पता रहेगा। मेरी कंपैरेटिवली शायद उनकी आधी होगी या उससे भी कम ही पड़ सकती है। ठीक है। सेकंड, मैं अपनी क्लासेस को प्रॉपर तरीके से लेकर चलने में ज़्यादा फीजिबल हूँ, मतलब कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टूडेंट्स को मैं वहाँ ऐड रखता हूँ। ऐसा नहीं है कि 70-80-100 बच्चे बैठा दिए एक क्लास में और मैं उनसे कन्वे ही नहीं कर पा रहा हूँ, उनसे बात ही नहीं कर पा रहा हूँ, अपनी बात को कन्वे नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है। थर्ड, कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे वीक आपको क्लास दे पाऊँ, मंडे से लेके संडे तक। ठीक है, हालांकि कुछ काम वाम आ जाते हैं तो हमारा एक आधा ऑफ हो जाता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं पूरे थ्रू द वीक क्लासेस ले पाऊँ। ठीक है, तो ये तो हुआ तीसरा पॉइंट। रिकॉर्डिंग्स, नोट्स, वो सब चीज़ें तो एडिशनल हैं ही। और इन सब चीज़ों में अगर मेरी फ़ीस कम है तो मेरा मैनुअल काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बहुत ही ज़्यादा। सुबह से रात तक मुझे क्लासेस लेनी पड़ती हैं उन सब चीज़ों को थोड़ा सा मैनेज करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक फ़र्क है, राइट। और अगर आप लोगों को बाकी क्लासेस कैसे चलती हैं, ग्रामर की कैसे चल रही है, स्पोकन में हम कैसे प्रैक्टिस करते हैं, नए स्ट्रक्चर्स को कैसे सीखते हैं, उनको याद कैसे रखते हैं, इसमें मेरा बहुत दिमाग जाता है। और मेरा मानना ये है कि मैं 4-5 महीने में कोई बैच ख़त्म नहीं करता हूँ। मेरा जो बैच चल रहे हैं स्टार्टिंग से वो अभी भी चल ही रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश का मुझे नहीं पता कि किस पॉइंट पर जाकर मैं बोलूँगा कि आई एम डन विद दिस। ठीक है, इतनी सारी वोकैबलरी जो कि यूज़फुल वोकैबलरी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी काइंड ऑफ विच इज़ अननेसेसरी और रिडंडेंट। हम बात कर रहे हैं इस यूज़फुल वोकैबलरी, ईडियम, स्ट्रक्चर्स की। ठीक, तो क्योंकि इंग्लिश की जो फॉर्मेशन है वो तो सेम सी है, एक्टिव, पैसिव, कंडीशनल, वो सब तो सेम सी है। उसके बावजूद भी हमें इंग्लिश समझ में नहीं आती, बहुत सारी चीज़ें हमें पता नहीं चलती हैं। तो उसका फ़र्क सिर्फ इतना सा है क्योंकि हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम पढ़ते नहीं हैं और ऐसी चीज़ों पर मेरा फोकस ज़्यादा है। चलिए, तो अब आज की हम क्लास शुरू करते हैं और बाकी स्ट्रक्चर्स हम इसमें पढ़ेंगे। चलिए, पहला सेंटेंस है, इसने कहा कि मैं अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हूँ। ठीक है, सेंटेंस को अगर आप ये बोलो कि आई एम थिंकिंग तो भी चलेगा। इसने बोला आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट समथिंग। यहाँ पर हैव बीन का सेंस क्या रहा? हैव बीन बोलते ही इतना समझ में आ गया कि जो ये सोच रही है वो काफ़ी टाइम से सोच रही है। बेसिकली इंडिकेट करता है टाइम को, कि जो ये सोच रही है वो काफ़ी टाइम से सोच रही है। सो आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस, अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के बारे में। तो यहाँ पर अबाउट प्लस ING आ गया कि आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट स्टार्टिंग माई ओन बिजनेस। ठीक है, अबाउट के साथ मैंने 100 बार समझाई है कि अगर सेंटेंस में किसी चीज़ को करने के बारे में है, ठीक है, अगर एक्शन नहीं है बारे में के साथ, जैसे मैंने कहा कि तुम्हारे बारे में नहीं है, इट्स नॉट अबाउट यू। लेकिन अगर मैं कहूँ किसी चीज़ को करने के बारे में, कि इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन करने के बारे में मैं सोच रहा था, सो आई वॉज थिंकिंग, फिर आई हैड बीन थिंकिंग अबाउट ज्वाइनिंग इंग्लिश क्लासेस। तो अबाउट के साथ एक्शन में ING आ जाता है। ING की क्लास में ये चीज़ मैंने पढ़ाई हुई है, जिसमें मैंने अराउंड 16 से 17 यूजेस बताए थे ING के, इंक्लूडिंग इन्फिनेटिव, जेरेंड, टू, फॉर, वो सारी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, तो उसमें मैंने ये अबाउट का फंडा भी समझाया था। तुम किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहती हो? अब ये सेंटेंस क्या है? चाहती हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है। ठीक है, और यहाँ पर हम वांट का यूज़ कर सकते हैं, थिंक का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस सेंटेंस को देखो बोला कैसे इन्होंने। हिंदी में मतलब निकल रहा है कि तुम किस तरह का बिजनेस शुरू करना चाहती हो, किस तरह का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हो। ठीक है, तो इन्होंने कॉन्टिन्यूटी वाली फॉर्म में लिया कि तुम किस तरह का बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रही हो। सो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस, ये पूरा WH वर्ड है। जो फॉर्मेशंस मैंने आप लोगों को पढ़ाई हुई हैं कि पहले WH वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर एक्शन आता है, राइट। तो जो ये जो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस है, ये पूरा WH वर्ड है। किस तरह का बिजनेस, जैसे मैंने पूछा कि तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो, तो यहाँ पर विच बुक, ये पूरा WH वर्ड है। तो किस तरह का बिजनेस, सो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस। ठीक है, फिर आएगा हेल्पिंग वर्ब आर यू लुकिंग फॉर। ठीक है, समझ में आया? तो व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस आर यू थिंकिंग अबाउट, व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस डू यू वांट टू स्टार्ट, कुछ भी आप बना सकते हो।
कि किस तरह का बिजनेस शुरू करने के बारे में तुम सोच रही हो। मैं एक छोटा सा कैफ़े खोलना चाहती हूँ, मैं कोई काम करना चाहती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, एक्शन रहेगा वांट टू डू। यहाँ पर एक्शन खोलना नहीं है, एक्शन है चाहना, कि मैं खोलना चाहती हूँ। तो आई वांट टू, तो पहले सब्जेक्ट आया आई, हेल्पिंग वर्ब आया डू, एक्शन है वांट टू ओपन, और यहाँ पर डू लगा वांट के अंदर। और जब डू लगता है तो कोई चेंज नहीं आता, तो सेंटेंस बना आई वांट टू ओपन अ स्मॉल कैफ़े। मैं एक छोटा सा कैफ़े खोलना चाहती हूँ, राइट। लेकिन मैं घबराई हुई हूँ, अगर मैं फेल हो गई तो ठीक है, लेकिन मैं घबराई हुई हूँ, इसको कई तरीके से बोल सकते हो। आई एम हैविंग कोल्ड फीट, ठीक है, जब हम किसी चीज़ से थोड़ा नर्वस होते हैं, थोड़ा घबराते हैं, तो वहाँ पर आप एक इडियम का यूज़ कर सकते हो, टू हैव कोल्ड फीट। जैसे मैंने कहा कि वेन एवर सर आस्क मी एनी क्वेश्चन आई गेट कोल्ड फीट, तो मैं घबरा जाता हूँ, हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, ठीक है। इसी तरह से नर्वस नॉर्मल शब्द है, आप आराम से बोल सकते हो, लेकिन मैं घबराई हुई हूँ, मैं उस कंडीशन में हूँ, बट आई एम नर्वस। अगर मैं फेल हो गई तो ठीक है, क्या होगा अगर, जब आपको ये एक सेंस मिले कि अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, ठीक है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं वॉट इफ़, ठीक। जैसे मैंने कहा कि क्या हो अगर वो तुम्हें बुलाए ही ना, सो वॉट इफ़ ही डजंट इनवाइट यू, ठीक है। क्या हो अगर वो आए ही ना, वॉट इफ़ ही डजंट कम। तो क्या हो अगर मैं फेल हो गई, वॉट इफ़ आई फेल। यहाँ पर विल लगाने की ज़रूरत नहीं है, बात फ्यूचर की हो रही है, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस के सेंस में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर विल लगाने की ज़रूरत नहीं है। सो वॉट इफ़ आई फेल, अगर मैं फेल हो गई तो क्या होगा, ऐसा महसूस करना सामान्य है, ठीक है। मतलब इस तरह का फील करना, ऐसी चीज़ को फील करना बहुत नॉर्मल है। इट्स नॉर्मल टू फील दैट वे। यहाँ पर वे का मतलब क्या है, इस तरह से, ठीक है। तरह, तरीका, इसके लिए हम वे का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि आई डोंट लाइक द वे यू स्पीक, तो जिस तरह से तुम बात करते हो, जिस तरीके से तुम बात करते हो, मुझे वो पसंद नहीं है, ठीक है। और हम कई बार ऐसे ही बोल देंगे आई लाइक हिज वे ऑफ स्पीकिंग, ठीक है। ये ऑफ प्लस आईएनजी, बोलने का, नेका, नेकी, नेको, जब एक्शन में कोई काम करने का सेंस आए तो वहाँ पर ऑफ प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं, या फिर टू प्लस वी1 का यूज़ करेंगे। ये चीज़ में मैं कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा डिटेल में प्रोफाउंड जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। डज़न मैटर कि कोई कितना भी अच्छा स्पीकर है, कुछ भी हो, नॉर्मल स्पोकन में वो नहीं बोल सकता, ठीक है। एक एक सेंटेंस को पकड़ोगे, उसकी बाल की खाल निकालोगे, उसकी बहुत ज़्यादा बेसिक्स में घुस जाओगे, तो बहुत सारी गलतियां मिलेंगी, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हो डज़न मीन कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही बाल की खाल निकालनी है। ऐसे करने जाओगे कभी नहीं बोल पाओगे। और जो टीचर्स इस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं कि बिल्कुल ही, देखो एक बेसिक गलती तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए कि आप ही के साथ डू लगा देते हो, ठीक है, या फिर हेल्पिंग वर्ब्स में फॉर्म्स गलत लगा रहे हो, हेल्पिंग वर्ब्स के साथ आप एक्शन की जो वर्ब्स की फॉर्म्स है उसमें आप गलतियां कर रहे हो, वो चीज़ तो एक ब्लंडर, ठीक है, वहाँ पर आप वो बड़ी गलतियाँ हो गई, वो मिस्टेक्स बड़ी हो गई। लेकिन बहुत छोटी छोटी सी कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसको आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। जैसे मोडाल्स है, मोडाल्स में आपको ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, हल्के हल्के से फ़र्क होते हैं, वुड में, माइट, कुड, इन सब में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। कैन यू हेल्प मी, कुड यू हेल्प मी, वुड यू हेल्प मी, विल यू प्लीज़ हेल्प मी, इन सब में ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रामेटिकली आप अगर चैट जीपीटी या गूगल पर देखोगे 10 सेंटेंस जो आप सही बोलते हो, फिर कोई भी स्पीकर चाहे वो नेटिव ही क्यों ना हो, आप उसके 10 सेंटेंसेस को लिखोगे कहीं पर चैट जीपीटी या गूगल पर, वो उसमें गलतियां निकाल देगा 5-6 सेंटेंसेस में। इट डजंट मीन कि वो बंदा 50% इंग्लिश गलत बोल रहा है। ऐसे टीचर्स को आता वाता कुछ नहीं है, ठीक है, एक दो ही हैं। मैं बाकी किसी टीचर को डिफेम नहीं करना चाहता, लेकिन एक दो टीचर्स हैं जो इस चीज़ को ज़्यादा हवा में बनाकर दिखाते हैं कि एक एक सेंटेंस को पकड़कर वो गलतियां निकाल कर दिखाते हैं। इस चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। सो इट्स नॉर्मल टू फील दैट वे, इस तरह से फील करना बिल्कुल नॉर्मल है। तुम्हें बस एक ठोस योजना बनानी होगी, तुम्हें कोई काम करना होगा, मुझे कोई काम करना है, मुझे कोई काम करना था। ऐसे सेंटेंसेस में कई बार मैंने बताया हुआ है नीड टू, हैव टू, वांट टू या फिर गोटा का यूज़ करते हैं, ठीक है। गोटा मतलब गॉट टू, वहाँ पर हैव गॉट टू होता है। वो सुनने में ऐसा लगता है आई गॉटा गो, आई गॉटा गो, लेकिन वो होता है आई हैव गॉटा गो, तो वी ई वहाँ पर रहता है, आई गॉटा गो, ऐसे कि मुझे जाना होगा, मुझे जाना है, ठीक। तो तुम्हें वो चीज़ करनी होगी, यू नीड टू, यू हैव टू, कुछ भी लगा सकते हो।
तो जस्ट तुम्हें बस ये चीज़ करनी है, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट ही। नीड टू डू मतलब नीड टू मेक, यहाँ पर एक्शन इसमें मेक हो गया, तो यहाँ पर नीड टू के अंदर डू छुपा हुआ है, ठीक है। सो यू नीड टू मेक अ सॉलिड प्लान। और जस्ट का सेंस आ गया बस, कि जैसे मैंने लिखा हुआ ना, तुम्हें बस एक योजना बनानी है, इसलिए जस्ट का यूज़ हुआ। यू जस्ट नीड टू मेक अ सॉलिड प्लान, कि तुम्हें बस एक बढ़िया सा सॉलिड सा धांसू सा प्लान बनाना है, ठीक है। अर्थव्यवस्था व्यापारों को दोहरी मार झिलवा सकती है, मतलब इकोनॉमी जो है कैन विस्पा बिजनेस। अब ये पे जो वर्ड लिखा हुआ है विस्पा, विस्पा नहीं है, ठीक है, इसको आप विस्पा नहीं पढ़ोगे, पता नहीं कहाँ से, लेकिन कुछ बच्चों में कन्फ्यूजन आ जाती है कि शायद विस्पा है ये। दिस इज नॉट विस्पा, ये है विस्पा, ठीक। सो द इकोनॉमी कैन विस्पा बिजनेस, विच मीन्स कि दोनों तरफ से बैंड बजाना, कि बिजनेस में एक तो वैसी प्रॉब्लम चल रही हैं, उसके ऊपर से जैसे हम कई बार बोलते हैं ना कि उस ढोल बना रखा है, इधर से भी बज रहे हैं उधर से भी बज रहे हैं, तो दोनों तरफ से मार झेलना, दोनों तरफ से बजना, इट्स कॉल्ड टू विस्पा, ठीक है। तो इकोनॉमी कैन विस्पा बिजनेस, जो इकोनॉमी है वो बिजनेस की ऐसी तैसी कर सकती है, उसको बहुत प्रॉब्लम पहुंचा सकती है। मुझे बस डर है कि प्रतिस्पर्धी मुझे झूठी चीज़ों में फंसा देंगे। प्रतिस्पर्धी, इतना शुद्ध हिंदी, इसका मतलब क्या होता है, कंपेटिटर्स, जो दूसरे लोग हैं जो मेरे कंपटीशन में हैं, तो ये उनकी बात करिए कि मुझे डर है कि जो मेरे कंपेटिटर्स हैं वो मुझे झूठी चीज़ों में फंसा देंगे। अब यहाँ पर जो टर्म लिखा हुआ है, झूठी चीज़ों में फंसाना, झूठे ब्लेम्स में फंसा देना, झूठे इल्ज़ामों में फंसा देना, इसमें हम यूज़ करते हैं स्टिच अप, स्टिच अप। तो इसने कहा कि आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ बीइंग स्टिच्ड अप, फंसने से, कि मुझे डर है फंसने से। जैसे मैंने कहा टू स्कोल्ड, ये हो गया डांटना, और बीइंग स्कोल्डेड होता है डांट खाना। टू बीट, पीटना, बीइंग बीटन, पिटना, ऐसे। सो आई एम जस्ट अफ्रेड ऑफ बीइंग स्टिच, मैं फंसाए जाने का डर है बाय कंपेटिटर्स, कि जो मेरे प्रतिस्पर्धी हैं, जो मेरे कंपेटिटर्स हैं, उनके द्वारा मुझे किसी झूठे बिल्म में फंसा जाने का डर है, ठीक है। तो मुझे डर है कि प्रतिस्पर्धी मुझे झूठी चीज़ों में फंसा देंगे। यहाँ पर लेस्ट और शुड का भी आप यूज़ कर सकते हो, कि कहीं ऐसा ना हो वो मुझे फंसा दें। सो लेस्ट माई कंपेटिटर्स शुड स्टिच मी अप, ठीक है, इतना बोलोगे तो भी चलेगा। चलिए, मैं चाहती हूँ कि मेरा बिजनेस अचूक हो, ठीक, मैं चाहती हूँ, एक सेकंड रुको, तो यहाँ पर लिखा हुआ है मैं चाहती हूँ मेरा बिजनेस अचूक हो। अचूक मतलब कि मैं शुरू करूँ और चल जाए, उसमें कोई कमी ना हो, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि ये जो मैं तुम्हें टिप्स दे रहा हूँ ना, ये टिप्स बिल्कुल अचूक हैं, ये चूकेंगी नहीं। तो यहाँ पर हम वर्ड यूज़ करते हैं इनफैलिबल, इनफैलिबल, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दिस बिजनेस इज इनफैलिबल, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को सुनिश्चित करना चाहती हूँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट, या फिर मैं ये चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दिस बिजनेस इज इनफैलिबल, मतलब जो गिरे ना, ठीक है। फॉलवर्ड, गिरना, एबल, गिरने योग्य है, इन जब शुरू में लगा दिया तो वो गिरने योग्य ना हो, मतलब वो उठा रहे, मतलब वो अचूक रहे, इस सेंस में ये वर्ड निकल कर बना है। सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दिस बिजनेस इज इनफैलिबल, इनफॉलेबल नहीं, इनफैलिबल, ठीक है। मैं चाहती हूँ मेरा, ये 2 बार हो गया, ठीक है। सो आई वॉन्ट टू मेक श्योर दिस बिजनेस इज इनफैलिबल, लेकिन मैं जानती हूँ कि ये संभव नहीं है, बट आई नो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, लेकिन मैं जानती हूँ, बट आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल। दैट्स की जगह आप इट भी लगा सकते हो, इट्स नॉट पॉसिबल, इट, दिस और दैट। इस चीज़ के ऊपर मैं कई बार बता चुका हूँ। इट के साथ कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस ज़्यादा हैं कि यहाँ पर हम इट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। दैट और दिस काफ़ी चीज़ों में आ जाते हैं, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशनल प्रोनाउन की तरह इट काम करता है। इस चीज़ के ऊपर मैं कई बार क्लासेस में समझा चुका हूँ। तो इट से सेंटेंस को ऐसे शुरू नहीं करेंगे आप। इट से वो सेंटेंसेस शुरू कर सकते हो जो एक जनरल ट्रूथ होते हैं, कोई फैक्ट होता है, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि इट्स नॉट अ गुड हैबिट टू टॉक व्हेन एल्डर्स आर सेइंग समथिंग, या फिर टू पुट इन योर थॉट्स व्हेन पीपल आर गिविंग यू सम काइंड ऑफ एडवाइस। पुट इन का मतलब होता है बीच में किसी चीज़ को डालना, तो इंटरप्ट करना। तो पुट इन योर थॉट, इट्स नॉट गुड टू पुट इन योर थॉट्स, कि अपने विचारों को, अपने आइडियाज़ को, अपनी बातों को बीच में डालना सही नहीं है जब बड़े लोग तुम्हें समझा रहे हैं, ठीक है। तो वो इट से शुरू हुआ, इट्स नॉट गुड। इट्स गुड फॉर योर हेल्थ टू वर्क आउट एवरी डे, हर दिन एक्सरसाइज करो, तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा है। तो ऐसे सेंटेंसेस जो मेजरली फोकस डालते हैं एक ऐसी बात पर जो कि जनरली सच है, होती है, तो वहाँ पर इट से शुरू हो जाता है,
ठीक है। लेकिन यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि आप मेरे घर पर आए, मैंने कहा इट्स माई कार, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सो बट आई नो दैट्स नॉट पॉसिबल, लेकिन मैं जानती हूँ कि पॉसिबल नहीं है या फिर इट्स नॉट पॉसिबल। अगर यह काम नहीं करेगा तो मुझे अपने बचत पर निर्भर रहना पड़ेगा, मतलब सॉरी, अगर मेरा बिजनेस ये काम नहीं करेगा तो मुझे अपनी सेविंग्स के भरोसे चलना पड़ेगा, उस पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। उसके भरोसे गुजारा करना पड़ेगा। सो आई हैव टू गेट बाय माई सेविंग्स, ठीक है। गेट बाय का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, ठीक है। तो एक तो तरीका है कि आप गेट बाय का यूज़ कर लो। गेट बाय का मतलब होता है गुजारा करना, और गेट बाय के साथ आप ऑन लगा सकते हो। सो आई हैव टू गेट बाय ऑन माई सेविंग्स, कि मुझे अपने सेविंग्स से गुजारा करना पड़ेगा, उससे काम चलाना पड़ेगा, ठीक है। मेक डू विद का भी यूज़ कर सकते हो, आई हैव टू मेक डू विद दिस सेविंग, ठीक। और तीसरा जो तरीका होता है वो हम बोलते हैं लिव ऑफ, ठीक। एक फ्रेजल वर्ब है, किसी के टुकड़ों पर पलना, किसी चीज़ के भरोसे उस चीज़ से गुजारा करना, उस वाले सेंस में हम लिव ऑफ का भी यूज़ करते हैं। बहुत कॉमन फ्रेजल वर्ब है। तो यहाँ पर सेंटेंस आया टाइप 1 कंडीशनल, कि अगर ये काम नहीं करेगा तो मुझे अपने बचत पर निर्भर रहना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सेकंड क्लॉज को पहले ले लिया है कि आई विल बी लिविंग ऑफ माई सेविंग्स, कि मैं अपनी बचत पर रह रही होंगी। आई विल हैव टू लिव ऑफ माई सेविंग्स। लिव ऑफ के बाद कोई प्रेपोजिशन और अलग से लगाने की जरूरत नहीं है। सो आई हैव टू लिव ऑफ माई सेविंग्स। अगर ये काम नहीं करेगा, ये हुआ हमारा फर्स्ट क्लॉज, कंडीशनल क्लॉज, इफ क्लॉज। तो यहाँ पर ये बनेगा प्रेजेंट सिंपल में, इफ इट डजंट वर्क, कि अगर ये काम नहीं करेगा। अब इट यहाँ किसको दिखा रहा है? इट यहाँ बिजनेस के प्लान को दिखा रहा है, जिसके बारे में ऑलरेडी बात चल रही है। उस चीज़ को सब्सटीट्यूट कर रहा है इट, दैट इज वाई वी कॉल इट सब्सटीट्यूशनल प्रोनाउन, ठीक है। तो आई जस्ट बी लिविंग ऑफ माई सेविंग्स इफ इट डजंट वर्क। मैं अपना, एक मिनट, डन। तो आई थिंक यही आज के सेंटेंसेस थे, यही स्ट्रक्चर्स थे। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट और क्वेरी, सो डू लेट इन द कमेंट सेक्शन। वीडियो पसंद है लाइक कीजिए, नए हैं लाइक सब्सक्राइब दोनों कीजिए। थैंक यू।